प्राकृतिक संख्या है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, ऐसी कौन कौन सी संख्या होती है जिनको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो कोई पूछ ले कि अगर भाई प्राकृतिक संख्या बता दीजिए क्या होता है, तो आप यही कहेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती हैं, वही क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब जो भी संख्याएं हैं डॉट डॉट, ये सब क्या है, तो प्राकृतिक संख्या है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल में लिख लें तो एग्जाम्पल दैट में आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, जो भी संख्या है ये संख्याएं कैसी हैं, तो प्राकृतिक संख्याएं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो प्राकृतिक संख्या होती है इसमें सम और विषम दोनों प्रकार की संख्या होती है। अब आप कहेंगे कि ये सम विषम क्या होता है गुरुजी, तो यहाँ पे सम और विषम को भी हम पहले समझ लेते हैं। इसमें देखिए जो आपको दिख रहा है ना, एक के बाद जो एक आता है ना, वही सम और विषम होते हैं। देखिए कैसे, तो ये जो 1 2 3 4 5, इसको बीच वाले को छोड़िए, इस पर चले आइए, इसको छोड़िए, इस पर चले आइए, और इसके आगे का भी छोड़िए, इस पर चले आइए। तो ऐसे जो एक एक को छोड़कर जाएंगे ना, तो वहां पर आपको ये संख्याएं कैसी संख्याएं मिलेंगी, तो विषम संख्याएं मिलेंगी। और जो बीचों बीच की जो छूट जाएंगी ये संख्या होंगी सम संख्या होंगी। ठीक है ना। अब ये सम और विषम क्या होगा, अब तो आप ये कहेंगे गुरुजी अगर हम ऐसे किसी को डिफाइन करेंगे तो नहीं मानेगा, परिभाषित करेंगे तो नहीं कर पाएंगे उसको, हम उसको समझा ही नहीं पाएंगे। तो देखिए इसको समझाने का तरीका, सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अगर कोई पूछ ले कि सम संख्या बता दीजिए क्या होता है, तो आप यही कहेंगे कि सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से काटने के बाद, 2 से भाग देने के बाद वह भाग पूरा पूरा चला जाए, यानी कि पूरा पूरा उस संख्या को काट दे। किससे, 2 से। तो वो संख्याएं क्या होती हैं, वो सम संख्याएं होती हैं। ठीक है ना। और यदि कोई पूछ ले कि विषम संख्याएं क्या होती है, तो विषम संख्याओं में एक आप ये बता सकते हैं कि जिस संख्याओं को 2 से काटने के बाद वो पूर्ण रूप से न कटे, वहां पर जो भाग वो पूर्ण रूप से भाग न जाए, तो वैसी संख्याओं को आप कहते हैं क्या, तो विषम संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप प्रैक्टिकल के रूप में देख लीजिए कि अगर हम मान लिया जाए कि 8 ले लें और 8 एक कैसी, आप कहेंगे सम संख्या है। अब ये सम संख्या कैसे है इसको हम पता लगा लें, तो 2 से अगर हम उसको काटेंगे तो भाग पूरा बार जाना चाहिए, पूरा पूरा मतलब उसका शेषफल 0 हो जाना चाहिए। भाग पूरा जाने का मतलब कि शेषफल 0 हो जाना। तो यहाँ पर भाग जब ले जाएंगे तो 4 बार जाएगा और 8 आ जाएगा, और 8 में से 8 जाएगा तो 0, और शेष यहाँ पर जब 0 आ गया, यानी कि 2 4 बार में इस 8 को पूरा पूरा काट दे रहा है, विभाजित कर दे रहा है, तो वहां पर आप उसको कहेंगे सम संख्या है कौन, 8। ठीक। यदि विषम संख्या की बात की जाए तो विषम संख्या के रूप में अगर आप मान लीजिए कि 11 संख्या ले लें, 11, ये 11 है और 11 एक प्रकार की विषम संख्या होती है, तो हम 2 से काट के इसको देख लें, तो 2 से अगर काटेंगे तो हम वहां पर भाग ले जाएंगे, तो हम 11 के नजदीक ले जाएंगे, मतलब 2 का ऐसा पहाड़ा पड़िए कि वहां पर 11 से नजदीक आ जाए या 11 ही आ जाए तो चलेगा। तो 2 के पहाड़े में तो 11 आता नहीं है, तो जब 11 नहीं आता तो 11 के नजदीक वाली संख्या आती होंगी। तो देखते हैं 11 के नजदीक कौन है, 12 है, 10 है, लेकिन 12 को हम नहीं ले जाएंगे क्योंकि 12 ज्यादा पड़ जा रही है, तो हमें ज्यादा नहीं कम ही आना। तो यहाँ पर 2 बचे 10 और ये 10 हो जाएगा, और 10 यहाँ पे जब घटेगा तो कितना, 1 बच जाएगा। अब 1 में तो आप 2 से भाग नहीं दे सकते, कि भी भाग जाती है तो बड़ी संख्याओं में छोटी संख्या से भाग दी जाती है। अगर छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग दी जाए तो वहां पर वो संख्याओं का जो आंसर आएगा वो दशमलव में भाग जाने लगेगा। तो यहाँ पर जब 1 आ जाएगा तो ये 1 में भाग जा ही नहीं सकता, इसका मतलब कि यही आपका एक संख्या शेष बच जा रहा है जो कि पूर्ण रूप से ये कटने नहीं दे रहा है। जब वो पूर्ण रूप से कटेगा नहीं तो वैसी संख्याओं को आप तुरंत कहेंगे कि भाई वो संख्या क्या है, आपका विषम संख्या है। ठीक। तो ये क्लियर हो गया होगा सम और विषम। तो आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनको 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, वो जो भी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं। अगर आपको जो है कि परिभाषित करना हो तो आप ये बता सकते हैं कि 1 से लेकर जो भी संख्याएं होती हैं वो क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक। अब इसको 2 भाग में बांटा गया था, 2 भाग कौन कौन से थे इसको समझते हैं। तो देखिए सम विषम क्लियर आपका हो गया है, हमें भी पता हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये जो होता है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, ये 2 भागों में बांटा गया था। एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कोई रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। अगर आपके एग्जाम में कहीं लिखा हुआ आ जाए कि रूढ़ संख्या, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, देख के भड़केंगे नहीं, कोई भकाऊ डराने वाला कोई जानवर नहीं आ जा रहा है। ठीक है ना। ये रूढ़ संख्या का मतलब क्या, अभाज्य संख्या ही होता है। ठीक है ना। रूढ़ संख्या मतलब अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्राइम संख्या, प्राइम नंबर। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये भाज्य संख्या दूसरा नंबर होता है, जो दूसरा टाइप है उसको कहते हैं भाज्य संख्या। उसको हम संयुक्त भी बोल सकते हैं, यौगिक भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। और इसको अगर इंग्लिश में बोलने की बात की जाए तो इसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो अब जो ये प्राकृतिक संख्या है जिसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, ये नेचुरल नंबर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अभाज्य जिसको हम रूढ़ संख्या भी बोलते हैं, जिसको हम प्राइम नंबर भी बोल सकते हैं, और दूसरा नंबर होता है भाज्य या संयुक्त या यौगिक संख्या, इसको हम कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं।
तो यहाँ पर क्या है कि इन दोनों भागों में हम पहले समझेंगे जो है कि अभाज्य संख्या को, कि अभाज्य संख्या क्या होती है, उसके बाद चलेंगे हम भाज्य या संयुक्त संख्या पर, ठीक है ना। तो इनको देखिए, सबसे पहले तो जो अभाज्य संख्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, अगर इसको परिभाषित करना हो तो आप किस तरीके से कर सकते हैं इसको परिभाषित, ठीक है ना। तो देखिए, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो क्या होता है कि वो ऐसी संख्या होती है जो एक से और स्वयं से ही कटे, ठीक है ना, जिनमें भाग जो है वो एक से लगे और स्वयं से लगे, स्वयं की संख्याओं से लगे, उसी को कहते हैं क्या, अभाज्य संख्या कहते हैं। एक और स्वयं के अतिरिक्त ऐसी कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए जिससे कि क्या हो, वो भाग लग सके, ठीक है ना। अगर किसी दूसरे संख्या से भाग लग जाए तो वो संख्या आपका अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा, ठीक। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्याएं वैसी संख्या होंगी जो एक से और स्वयं से कटे, वही क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। अब जैसे देखिए, मान लिया जाए जो स्वयं है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं स्वयं से और एक से, स्वयं से और एक से जो कटे वो क्या होती हैं, अभाज्य संख्या, जिसको हम रूढ़ संख्या बोलते हैं। अगर कहीं भी शब्द रूढ़ शब्द आ जाए तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब उसका है कि अभाज्य संख्याएं ही पूछी जा रही है, यानी प्राइम नंबर ही पूछा जा रहा है, ठीक। अब यहाँ पर ये कौन कौन से होते हैं, तो एग्जाम्पल में हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर आपका हो सकता है एक को तो छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना, 2 होता है, फिर 3 होता है, 5, 7, फिर आपका हो जाएगा 9 तो कट सकता है तो 9 को हम नहीं लेंगे, फिर यहाँ पर 11 ले लेंगे, 11 के बाद आपका 13 हो सकता है, ठीक। और ऐसी डॉट डॉट जो भी संख्या होती हैं, ये संख्याएं कैसी संख्या होती हैं, तो ये आपकी अभाज्य संख्या होती है। मतलब कि इसमें किसी भी और संख्या, किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं लगने वाला है। अगर 2 को हम काटें तो 2 को काटने के लिए हम 1 से काटेंगे, 1 से कट सकता है और 2 खुद से कट सकता है, बस और कोई संख्या तो नहीं है वहाँ पर कि हम उसको काट सकते हैं, ठीक। इसी तरीके से 3 को अगर हम काट के देखें तो 3 को जब हम काटेंगे तो वहाँ पर 3 को भी स्वयं से ही काट सकते हैं और 1 से काट सकते हैं, 5 को भी। इसी तरीके से सभी संख्याओं को जब हम काटते हैं ना तो वहाँ पर क्या होता है कि वो स्वयं से कटते हैं या तो क्या होता है 1 से कटते हैं, ठीक है ना। और कोई अदर संख्या नहीं आनी चाहिए, नहीं तो वहाँ पर वो क्या, अभाज्य संख्या नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ होगा अभाज्य संख्या। तो अब इसमें ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि इसमें कुछ क्या है, ये 2 आपको सम दिख रहा है और बाकी सब विषम, ठीक है ना। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस बनने लगते हैं आपकी यूपी टेट में, ये पूछे जाते हैं कि जैसे आपको पूछ लिया जाएगा कि अभाज्य संख्या में सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है, ठीक। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है, या ये भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है। तो अब ये देखना हो कि इस लाइनिंग में, इस संख्याओं में सबसे पहले कहाँ शुरुआत हो रहा है, तो 2 से शुरुआत हो रहा है, ठीक। जब 2 से शुरुआत हो रहा है तो वहां पर जहां से शुरुआत होता है वही सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन होती है, तो जब सम संख्या की बात की जाए तो आप यहाँ पर कहेंगे 2, ठीक है ना। ये जो 2 है ये एक प्रकार का सम संख्या है और ये कैसा है, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या, इससे छोटा और कोई अभाज्य संख्या नहीं होता, ठीक। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद आपसे पूछ लेगा कि सबसे छोटे विषम अभाज्य संख्या, ठीक, छोटा होना चाहिए और विषम होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम 2 को लेने लगे तो ये भी छोटा है और ये भी छोटा है। आप कहेंगे कि इसको भी हम छोटा कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम विषम की बात करें तो हम इसको छोटा बोलेंगे क्योंकि ये सम हो जा रहा है, ठीक। अगर यहाँ पे सम की बात करें तो ये छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि जब आपको विषम पूछ लिया जाए कि वहाँ पर विषम संख्याओं में ऐसी कौन सी छोटी संख्या है जो कि अभाज्य है, तो आप इसको छोड़कर इसको बोलेंगे, यानी कि 3 को बोलेंगे, और वो 3 आपका क्या है, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दिया जा रहा है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है, 3 होती है। और सबसे छोटी सम की बात की जाए तो सम संख्या जो होती है अभाज्य संख्या, तो ये 2 होती है, ठीक। और एक चीज और पूछता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि ऐसे कौन से कुछ क्रमागत संख्याएं, कुछ क्रमागत संख्याओं का मतलब क्या, कि जो क्रम से आते हो, क्रम से आने वाले विषम अभाज्य संख्या कौन है, ठीक है ना। ऐसे पूछेगा प्रश्न कि ये बताइए कि जो क्रम से आने वाले विषम अभाज्य संख्या है वो कौन कौन सी संख्या है, ठीक। आपको विकल्प में मिल जाएगा 4, 5, 6, 3, 5, 7 ऐसे करके मिलेगा। तो देखिए क्रम से विषम संख्या आनी चाहिए। तो देखिए अगर विषम संख्याओं की बात करें तो क्या होता है, 1 होता है, 3 होता है, फिर इसके बाद 5 होता है, 7 होता है, ऐसे करके आगे चले जाते हैं विषम संख्याओं में। देखिए यहाँ पे जो 3, 5, 7 दिख रहा है ये क्रम वाइज आते हैं, ठीक। विषम संख्या में क्रम वाइज आता है। तो यहाँ पर भी 3, 5, 7, तो आप कहेंगे कि 3, 5 और 7 यहाँ पर ये एक ऐसे संख्या है जो कि क्या है, क्रमागत,
क्रमागत। क्रमागत का मतलब कि क्रम से आने वाले, और कैसे, तो विषम संख्या, ठीक है ना। तो क्रम से आने वाले विषम संख्या है कौन, तो 3, 5, 7, और ये विषम संख्या है कैसे, तो अभाज्य संख्या। ठीक, तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं इस अभाज्य संख्या से। तो इन तीनों को क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। कि अगर सबसे छोटी विषम संख्या पूछ ली जाए तो आप कहेंगे 3 है, सबसे छोटी सम संख्या जो अभाज्य संख्या पूछ ली जाए 2 बताएंगे, और क्रमागत विषम संख्या पूछ ली जाए तो आप 3, 5, 7 बताएंगे। ये जो संख्याएं होती हैं ये आपका 6k+1 के रूप में लिखा जाता है, 6k+1, ठीक है ना। 6k+1 या 6k-1 के रूप में लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है, क्योंकि अगर वहां पर k का वैल्यू, ठीक है ना, अगर हम 1 से रखना शुरू कर दें तो वहां पर जो भी वैल्यू रखेंगे तो आपको उसकी जो संख्या मिलेगी वो कैसी मिलेगी, तो अभाज्य संख्या ही मिलेगी। अभाज्य संख्या का मतलब क्या, कि जब आप इसके यहाँ पे 1 रख लेंगे तो 6 1 कम 6 हो जाएगा। जैसे कि हमने रख लिया यहाँ पर 6 और इसका मान 1 और ये +1, तो 6 1 कम 6 और +1 तो बराबर क्या, 6 1 7। ये कैसी संख्या है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो मतलब कि अभाज्य संख्याएं किस रूप में होती हैं, तो 6k+1 के रूप में होती हैं, क्योंकि अगर k का वैल्यू 0 से लेकर हम कोई भी संख्या रख दें तो वहां पर उससे जो प्राप्त होने वाली, मतलब कि उसको हल करने के बाद जो हमें प्राप्त होती है संख्या, वो कैसी संख्या प्राप्त होगी, तो अभाज्य संख्या प्राप्त होगी। ऐसे ही अगर माइनस वाले के लिए कर लिया जाए तो माइनस में भी सेम वही प्रोसेस होता है। अगर हम यहाँ पर 1 रख दें तो 6 कम 6 और उसमें से हम 1 को हटा देंगे तो आ जाएगा 5, जो कि 5 यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हमेशा अभाज्य संख्या 6k+1 या 6k-1 के रूप में होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रश्न बन जाते हैं कि पूछते हैं कि 1 से लेकर 50 तक के बीच, ठीक है ना, 1 से लेकर 50 तक के बीच जो अभाज्य संख्या होती है वो कितनी अभाज्य संख्या होती है, 1 से लेकर टोटल 50 तक। तो यहाँ पर अगर हम 1 से लेकर 50 तक की बात करें तो यहाँ पर उसके बीच कितने अभाज्य संख्याएं होते हैं, ठीक है। संख्याएं तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन अभाज्य संख्याएं कितने होते हैं, तो वहां पर वो संख्या होती हैं 15 संख्या होती है। अगर वहां से आपको पूछ ले कि 50 से, यानी 50 के बाद 51 होता है, तो 51 से 100 के बीच अगर पूछ लिया जाए तो यहाँ पर कितने होते हैं, तो आपकी हो जाएंगी 10 संख्या हो जाएंगी, ठीक है ना। तो जो 10 संख्याएं ये जो है कि 51 से लेकर 100 तक के बीच आते हैं 10 अभाज्य संख्याएं, और 1 से लेकर 50 के बीच 15 अभाज्य संख्या आती हैं, और 1 से लेकर 100 तक पूछ लिया जाए, 1 से लेकर 100 तक पूछ लिया जाए तो इनमें क्या होता है कि यही दोनों जुड़ जाएंगे तो आपका हो जाएगा 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक। तो ये चीज ऐसे कुछ प्रश्न बनते हैं, मतलब प्रश्न में आपको ऐसे पूछ लेगा कि 1 से लेकर 50 तक की गिनती में जो ये अभाज्य संख्या होती है वो कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो आप तुरंत टिक मारेंगे वहां पर 15 विकल्प में आपको रहेगा 15 20 30 ऐसे करके रहेगा, लेकिन आप 15 रख आएंगे अगर 1 से 50 तक है तो, ठीक है ना। यदि 51 से 100 तक के बीच पूछ लिया जाए तो वहां पर आप टिक लगाएंगे 10, क्योंकि उनके बीच क्या क्या होती है, कितनी संख्या होती है अभाज्य संख्याएं, तो 10 अभाज्य संख्या होती है। और यदि 1 से लेकर 100 तक की गिनती के बीच पूछ लिया जाए कि वहां पर अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो आप बताएंगे 25 होती हैं, ठीक। ये चीज क्लियर हुआ होगा। अब इसमें जो है कि एक प्रकार से ऐसे प्रश्न पूछता है, एक शब्द आता है जो होता है स अभाज्य संख्या। ये स अभाज्य संख्या क्या होता है, ठीक है ना। देखिए स अभाज्य संख्या, स का मतलब क्या, साथ साथ होना, ठीक है ना। और अभाज्य संख्याएं का मतलब अभाज्य संख्याएं, कुछ अभाज्य संख्याएं साथ होनी चाहिए, लेकिन वो साथ होने के लिए कुछ जो है कंडीशन होते हैं, ठीक है ना। अब वो कंडीशन क्या होगी, तो देखिए सबसे पहले अगर स अभाज्य संख्या वो संख्या होंगी जिनमें क्या होगा कि अगर उन दोनों का HCF निकाला जाए तो वह 1 होना चाहिए। जैसे कि 2 और 7 को ले लिया जाए, 2 और 7, तो इसमें 2 और 7 के बीच का जो ये HCF आता है तो वो आता है हमेशा क्या, 1 आता है 2 और 7 के बीच का HCF, ठीक है ना। यदि इसमें से अगर ले लिया जाए जैसे 5 और 7, तो 5 और 7 के बीच का HCF भी 1 होना चाहिए, ठीक। तो ये सब जो संख्याएं लिखी जा रही हैं ये क्या होती हैं, तो ये एक प्रकार की जो है अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक। आगे आता है अब जो है कि भाज्य या जो है कि संयुक्त यौगिक संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले देखिए ये जो भाज्य संख्या है, ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि इसके एकदम विपरीत होता है, ठीक है ना। इसके विपरीत होने का मतलब क्या कि इसमें स्वयं और 1 से ये कटने वाली संख्याएं थी तो उसको हमने क्या कहा था, अभाज्य संख्या कहा था। लेकिन इसमें स्वयं से और 1 से तो कटेगा ही, लेकिन बाकी किसी और संख्याओं से भी कट सकता है वहां पर। इसका मतलब कि वहां पर वो भाग जो जा सकता है वो किसी 3 संख्या या 3 संख्याओं से अधिक संख्याओं से भी जा सकता है भाग। तो वैसी संख्याओं को हम कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या है। जैसे आपका होता है 2 4 6
2 तो नहीं होता, 4 6 8 9 10 12 14, ये जो संख्याएं हैं ये संख्याएं होती हैं क्या, तो ये भाज्य संख्याएं होती है। भाज्य संख्याएं क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखिए 4 को अगर काटें तो 4 तो स्वयं से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, लेकिन 2 से भी कट सकता है। तो इसका मतलब कि तीसरी संख्या आ गई काटने वाली, ठीक। तो जब तीसरी संख्या आ जाएगी तो वहां पर उस संख्या को हम ये कह सकते हैं कि भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या है, यानी किसी संयुक्त संख्याओं से कट रहे हैं। संयुक्त का मतलब, यौगिक का मतलब क्या कि यौगिक कैसे बनता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने के बाद यौगिक बनता है। तो वैसे ही ये जो कटेगी वो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कट सकती है, और इसमें बस 2 ही संख्याओं से कटता था, एक स्वयं और एक खुद 1 से कटता था, ठीक है ना। लेकिन इसमें 2 या 2 से अधिक संख्याओं से अगर ये कटने लगे तो वैसी संख्याओं का हम यौगिक संख्याएं बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए 6 है तो 6 को अगर काटे तो 6 स्वयं से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है, 1 से भी कट सकता है। तो यहाँ पे 3 संख्याओं से ही कट रहा है ना, तो इसलिए आप इसको बोलेंगे क्या, भाज्य संख्या। अब देखिए इस भाज्य संख्या में क्या होता है कि कुछ और भी क्वेश्चंस बनते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे भी कि अगर ये पूछ ले कि सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन होता है, तो आप यहाँ पे 4 बोल सकते हैं, और सबसे छोटा सम भाज्य संख्या कौन होता है, तो 4। यानी कि छोटा भी पूछ ले या छोटे में से सम भी पूछ ले, सम, तो सबसे छोटा सम भाज्य संख्या क्या होता है, तो आप कहेंगे 4 होता है, ठीक। अगर ये पूछ ले क्वेश्चन वहां पर कि सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या कौन सा होता है, तो विषम का बात अगर किया जाए तो विषम में आपका आ जाता है, यहाँ से देखिए ये 4 है, 6 है, 8 है, तो ये सब क्या है, सम संख्या है ना, तो इनको तो हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमें विषम लेना है। तो विषम कौन, 9 है। तो आप ये कह सकते हैं कि 9 जो ऐसी संख्या है ये एक प्रकार की विषम संख्या है और जो है भाज्य संख्या भी है। तो आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि विषम जो कि भाज्य संख्या कौन है और वो सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए, तो आप बताएंगे 9, और यदि छोटा सम भाज्य संख्या पूछा जाए तो वहां पर आप बताएंगे 4, ठीक है ना। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा। तो अगर ये चीज आपको समझ में आया होगा तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और शेष मिलते हैं आगे चलकर अगली वीडियो में, जो कि आपका नया टॉपिक रहेगा अभाज्य गुणनखंड। किस प्रकार से हम किसी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका क्या होता है, उनके ट्रिक क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही।